अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, हमारे आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब, उनमें और डॉक्टर फरीदी में एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि आप दोनों का ताल्लुक संदीले से था। प्रोफेसर रमेश दीक्षित, प्रोफेसर आप 2 मिनट तो दीजिए। जी, नहीं मैं कुछ अर्ज तो करूँगा आपके बारे में, आपने इतनी जहमत की है। आप जैसा मैंने अर्ज किया, संदीले में आप पैदा हुए, संदीले की एक बहुत ही मशहूर फैमिली से आपका ताल्लुक़ रहा। रिटायर्ड HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी हैं आप। तालीम आप ग्रेजुएशन आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, बाद में आप JNU चले गए और आप जहाँ जाते हैं अपनी एक छाप ज़रूर छोड़ते हैं। JNU आप गए तो वहाँ JNU SU स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन का चार्टर आपने तैयार किया, लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े और राजेंद्र चौधरी, KC त्यागी, रमेश दीक्षित साहब और नीतीश कुमार ये जैसी ये शख्सियात जो थी, ये JP मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। आप बहुत बड़ी आप शख्सियत हैं, कांग्रेस पार्टी में भी रहे। अब आप मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी एक तहरीर जो मासूम मुरादाबादी साहब ने लिखी थी, 1 मिनट लगेगा मुझे पढ़ने में, क्योंकि बहुत उम्दा तहरीर आपके बारे में लिखी है इन्होंने और लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। तहजीब व शाइस्तगी के शहर लखनऊ में जहां दरियाए गोमती में काफ़ी पानी बह चुका है, अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसके जवाल को संभाले हुए हैं। उन्हीं में से एक निहायत मुहज़्ज़ब और बावक़ार शख्सियत प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब और उनकी उर्दू ना अहलिया डॉक्टर वंदना मिश्रा की भी है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब और उसकी आला रिवायात की पासबान हैं। ये दोनों ही शख्सियात अवधी तहजीब और सकाफत की भी भरपूर नुमाइंदगी करती हैं। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना हरदम, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। सदर मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब, साबिक सदस्य राज्यसभा, हमारे दौर के सबसे कहना चाहिए बड़े लिटरेरी क्रिटिक, नक़ाद, हमारे दौर में कह रहा हूँ, उससे पहले अली रहमत सरूर साहब, हमारे संडीला के नूर हसन साहब, तमाम लोग हैं। मगर मैं जब भी सुनता हूँ उस्मानी साहब को तो मुझे लगता है कि तमाम मायने खुलते हैं तमाम लोगों के बारे में। और क्योंकि उन्होंने शिबली नुमानी पे कर रखा है, अपनी PhD की है, और शिबली नुमानी का मुझे एक शेर बहुत पसंद है जो मुझे हर वक्त पर लगता है मौजू है। ये माना तुमको तलवारों की तेजी आजमानी है, ये माना तुमको तलवारों की तेजी आजमानी है, हमारी गर्दनों पर होगा इसका इम्तिहान कब तक। ये मैंने पढ़ा था हमेशा ही, और मैं काफ़ी मुझे मौका मिला को पढ़ने का। खैर, हमारी दोस्त बहन परवीन तल्हा साहिबा, उनके बारे में बाकी बातें की गई, मगर मैंने परवीन से बड़ा अपनी माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं देखा अभी तक। 10 साल से ज़्यादा वो रही कोमा में, 10 साल तक हर मौसम में उनके पसंद के फल उनको खिलाने की कोशिश करना, मुझे लगता है अपना कैरियर दांव पर लगा देना, तमाम प्रमोशन के एवेन्यूज थे, उन्हें मना कर देना कि लखनऊ रहना है मुझे। इसलिए मैं सलाम करता हूँ परवीन को। डॉक्टर फरीदी की ग्रैंड डॉटर फरहाद साहिबा और जिन 2 लोगों ने यहाँ पर मौजूद ज़ेबा सिद्दीकी साहिबा, हमारे बीर नकवी साहब, रिजवान साहब, तारिक साहब, तमाम दोस्त लोग सारे, और शोएब साहब जिनके ज़रिए मैं इस कार्यक्रम से जुड़ पाया हूँ, और सबसे बड़ी बात मासूम मुरादाबादी साहब जिन्होंने किताब लिखी और इतनी बड़ी खिदमत की है उन्होंने, कौम की भी, तमाम लोगों की भी, और उससे जानकारियाँ मिलेगी। हमें जानना चाहिए उन लोगों के बारे में जिन्हें लोग भूल जा रहे हैं।
और ख़वातीन हज़रात, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं भी शुरुआत करना चाहता हूँ। तमाम लोग, मैंने एक कुल, मेरे वालिद रहे थे गांधी जी के आश्रम में, तो वो दो चीज़ें, एक ईशावास उपनिषद है, उसका था श्लोक ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजी था माँ गिदा कस्तत विद्धनम। और दूसरा गांधी जी की प्रार्थना में होता था कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये बचपन में घुट्टी में पिलाया गया था हमको, हमारे परिवार में। तो ये माहौल था कि उस आज़ादी के संघर्ष से जो लोग जुड़े थे, वे लोग एक सेकुलर जहनियत के लोग थे जिन्होंने इस तरह का माहौल बनाया था। आज़ादी के बाद, आज़ादी जब आई तो पार्टीशन भी आ गया साथ में। पार्टीशन के वक्त एक बड़ी चीज हुई, केवल और केवल एक कौम है जिसे विकल्प दिया गया था कि आप यहां रहोगे वहां जाओगे। यहाँ तमाम तरह की मुसीबतें भी हैं, आप माइनॉरिटी में हो, एक मेजॉरिटी का मुल्क बन रहा है, इसी ज़मीन पर एक बहिश्त तरमीम हो रही है, आप चलिए वहाँ पर, तमाम चीज़ें अच्छी होंगी, घी दूध की नदियाँ बहेंगी, तमाम मौके मिलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, तमाम वायदे थे। हिंदुस्तान का मुसलमान वो कौम है जिसने उस लालच को, उस बहिश्त की फिक्र नहीं की। उसने कहा ये मुल्क हमारा है, यहाँ हमारे आज़ाद रहे हैं, यहाँ की मिट्टी में हम खेले हैं और हम किसी भी कीमत पर जो होगा देखा जाएगा। और उन सब लोगों ने यहाँ रहने का फैसला किया। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा पैट्रियोटिक, देशभक्त कोई कौम दुनिया में नहीं है। और मैं जब कहता हूँ, ये भी शामिल कर दूँ, मैं बगल का कस्बा संजीला है, संजीला में मेरे वालिद, उनकी उर्दू और फारसी दोनों चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी थी, वकील से बड़े। तो संजीला कस्बे में अगर कोई ऑल इंडिया मुशायरा नहीं है, अलग बात है, अगर मुशायरा लोकल होगा, उसकी सदारत या मेरे वालिद करेंगे या चौधरी वदात अली संदीलवी साहब करेंगे, ये तय था उसमें भी। दोनों लोग उर्दू के काफ़ी जानकार माने जाते थे। तो उस कस्बे में दो शख्सियतें ऐसी थीं जिनका वास्ता आज़ादी से पहले कांग्रेस से नहीं था। मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे यूपी के नवाब सैयद एजाज रसूल साहब, और बेगम एजाज रसूल साहिबा मुस्लिम लीग के टिकट पर जीती थी संविधान सभा के लिए। बताना चाहता हूँ मैं आपको। बाद में जो लोग नहीं गए पाकिस्तान, खलकुदमा साहब तो 2-3 रहे और उसके बाद चले गए। बेगम साहिबा मुस्लिम लीग की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसकी सदर थी, लीडर थी, वो लोग नहीं गए। नवाब साहब, बेगम साहिबा नहीं गई। हम लोग उस ग्रुप से हमारा वास्ता रखता था। तो संजीले कस्बे में जो व्यक्ति मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट था, जो नवाब साहब बेगम साहिबा दोनों सन 37 में मिले हो चुके थे, मिलसी हो गए थे। जब नवाब साहब का इंतकाल हुआ सन 72 में, आप यकीन नहीं करेंगे, पुलिस तहसील एक समंदर के तरह से उमड़ा हुआ था आप लोग, और सब लोग हिंदू मुसलमान सब ये कहने आए थे कि इस आदमी ने किसी मदद कर रखी हमने। तो हमने वो दौर देखा है, आज़ादी के बाद पैदा हुआ, कि जहाँ तमाम रिश्ते ये महत्वपूर्ण होते थे और लोगों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बना हुआ था। और हिंदू मुसलमान पार्टियां अलग अलग हों, अलग अलग विचार हो सकते हैं, मगर जो जाति रिश्ते हैं वो रिश्ते ज़्यादा मजबूत बने रहते थे। बताना चाहता हूँ, जिक्र आया संजीला का, एक बात जोड़ दूँ कि अभी भी संजीला में एक बाग है फरहाद साहिबा, जिसे डॉक्टर फरीदी का बाग कहा जाता है, आम का बगीचा है। फरीद साहब जब तक थे
तो फरीद साहब ने 2 बार मुझसे कहा, एक बार ओसामा साहब के घर गया था मैं, एक बार शन्ने के घर वो आए थे फरीद साहब, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कुछ बगीचे को, बाग को ठीक ठाक कराइए, बचाओ, रहने पेड़ लगवाइए, इस तरह के लिए। डॉक्टर फरीदी संडीला नहीं रहे कभी भी, बता दूँ आपको। डॉक्टर फरीदी के वालिद वो संडीला में रहे थे, उन्होंने ही बाग खरीदा था। वो शायद मुलाजिम बड़े रहे होंगे, मगर डॉक्टर फरीदी का वहाँ से कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा रहने का, उनके वालिद का था, इसलिए वहाँ पर उनका बाग है। और संडीले से 2 लोग बता रहा हूँ आपको, मेरे वालिद और चौधरी बतहात अली संदिलवी जब लखनऊ आते थे तो लखनऊ आते वक्त अपने कोर्ट कचहरी का काम करते थे, और उनको हर हालत में एक मीटिंग उनकी डॉक्टर फरीदी के साथ तो होती ही थी, जरूर जाते थे वो। हमारे कस्बे से तमाम मरीज भी आते थे जो दिखाते थे अपने आप को डॉक्टर फरीदी के यहाँ। तो डॉक्टर फरीदी हमारे कस्बे में एक ऐसा नाम था जिसे हम डॉक्टर की शक्ल में भी जानते थे और एक सियासतदान की शक्ल में भी जानते थे। और तब मैं बात करना चाहता हूँ कि डॉक्टर फरीदी ने जब सियासत की शुरुआत की, एक कामयाब डॉक्टर रहते हुए, तो उन्होंने, भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें पसंद नहीं थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरुआत की थी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाते भी मेरा रिश्ता है डॉक्टर फरीदी के साथ। ये रिश्ता है कि जयप्रकाश नारायण प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में थे, और सेकेंड इनिंग में, जयप्रकाश की दूसरी इनिंग में, मैं उनकी आंदोलन का हिस्सेदार बना। एक पुल बनता है हमारे और जयप्रकाश नारायण के बीच में, डॉक्टर फरीदी की शक्ल में भी। डॉक्टर फरीदी से मुझे मिलने का मौका करीब 5 बार मिला है। 2 बार मैं अपने वालिद के साथ गया हूँ। बीएम पढ़ते थे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में, 17-18 साल की उम्र थी। तो 64 दिसंबर में और 65 में, इन 2 सालों में मैं उनसे 5 बार मिला। 2 बार मैंने कहा वालिद के साथ में, जब मेरा तरुफ कराया उन्होंने। 3 बार एक छात्र नेता के रूप में। मैं उस वक्त समाजवादी युवजन सभा से जुड़ चुका था। समाजवादी युवजन सभा डॉक्टर लोहिया का युवा संगठन हुआ करता था। सज्जन त्रिपाठी एक सज्जन हुआ करते थे जो हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो 3 बार हम लोग उनसे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के बारे में, और हम लोग गिरफ्तार हुए थे तो उनसे गिरफ्तार से छूटने के बाद उनकी मदद लेने के लिए उनके पास गए थे। तो 3 बार मैं मिला था, बहैसियत छात्र नेता उनसे मुलाकात हुई थी। हमारे एक दोस्त हैं पुष्पेश पंत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बड़े प्रोफेसर है जेएनयू में, मगर अब जाने जाते हैं वो खाना बनाने के एक्सपर्ट की तरह से भी। पुष्पेश के वालिद डॉक्टर केसी चंद पंत, वो 2 साल जूनियर थे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर फरीदी के। पुष्पेश पंत के वालिद केसी पंत साहब जो थे, उनको टीबी हो गई थी उन दिनों ही। तो डॉक्टर फरीदी की जो बेगम साहबा थी, शायद विदेशी थी इसमें, उन्होंने उनका बड़ा ख्याल रखा। फरीद साहब ने उनका इलाज किया, और वो रिश्ता ऐसा था कि जब मैं जेएनयू में गया, जब पुष्पेश मुलाकात हुई, तो पुष्पेश की अम्मा का लखनऊ याद करती थी, इसीलिए याद करती थी वो डॉक्टर फरीदी का शहर है और डॉक्टर फरीदी ने मेरे शौहर की जान बचाई थी। ये अब तक मेरे दिमाग में दर्ज है। ये तो बातें हुई रिश्ते की, डॉक्टर फरीदी का कहाँ कहाँ किस तरह के लोगों से क्या क्या रिश्ता बनता था उनका, ये देखने की बात हो। अब डॉक्टर फरीदी कांग्रेस पार्टी से नाराज थे तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में गए, यानी उस पार्टी में गए जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो लोग उस लड़ाई में शामिल थे, सोशलिस्ट लोग भी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग, उनके साथ जुड़े। डॉक्टर फरीद का मोहभंग कब हुआ, इस पर गौर किया आपने? ये तो बात हो जाती है, मुस्लिम मजलिस बनी, कौम के नेता हो गए, कौम की पार्टी शुरू कर दी उन्होंने। जी नहीं, डॉक्टर फरीदी ने सेकुलर करना चाहिए पॉलिटिक्स से शुरुआत की थी, कि जहाँ मानते थे वो कि सबको साथ मिलकर पार्टी में मिलकर काम करना चाहिए। और उन्हें बड़ा भरोसा था जयप्रकाश नारायण में भी, भरोसा था लोहिया में भी, भरोसा था तमाम उन लोगों के बीच में जो लगातार कहना चाहिए, इनके साथ जुड़कर उन्होंने सपना पाला था एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ गैर बराबरी नहीं होगी, जहाँ सब लोग बराबर होंगे, जहाँ माइनॉरिटीज़ के
हुकूक की बात की जाएगी, ये तमाम बातें थी। धक्का जो लगा डॉक्टर फरीदी को, वो धक्का लगा सन 63 में। 63 में एक बात हुई, पॉलिटिकल हालात बदल रहे थे, 62 का चुनाव हो चुका था, 4 उपचुनाव बाई इलेक्शन हुए सन 63 में। एक हुआ गुजरात में राजकोट में, जहां मासानी साहब जीते। 3 इलेक्शन हुए यूपी में, जौनपुर, फर्रुखाबाद और अमरोहा। उस इलेक्शन में डॉक्टर लोहिया ने एक फार्मूला तय किया। फार्मूला ऐसा तय किया, कुछ फार्मूले से खुद समाजवादी पार्टी में मधुलिमेल जैसे बड़े नेता सहमत नहीं थे। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप हद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बाद में कहा, मधुलिमेल से कहा डॉक्टर साहब ने, क्यों मुझे नेता मानते हो? अगर नेता मानते हो तो मुझे ये प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर लेने दो। वो प्रयोग क्या था, गौर कीजिएगा आप। सन 63 में एक शब्द चला, गैर कांग्रेसवाद। डॉक्टर लोहिया ने, जौनपुर से कौन कैंडिडेट था पता आपको? जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय, वो कैंडिडेट थे जौनपुर से। अमरोहा से आचार्य खपड़ानी पीएसपी के हुआ करते थे, और फर्रुखाबाद से खुद डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार उस भारतीय जनसंघ के साथ, जिस भारतीय जनसंघ ने आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के हर कोने में, जब पाकिस्तान बन रहा था, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से यहाँ आ रहे थे। दिल्ली में सारी वहाँ की मस्जिदों पर कब्जा कर लिया था, तमाम लोगों को खदेड़ कर बाहर कर रहे थे घरों से, और ये कहते हुए कि जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आ रहे हैं उनके लिए रहने का इंतजाम किया जाना चाहिए। और गांधी जी को अपनी ज़िंदगी का आखिरी उपवास करना पड़ा था 13 जनवरी को। 13 जनवरी को 48 में आखिरी उपन्यास उनका वो है, गांधी जी का उपवास है, ये कहने के लिए कि जब तक दिल्ली शहर की हर मस्जिद ये जो शरणार्थी आए हैं खाली नहीं कर देते हैं, जब तक दिल्ली शहर के माइनॉरिटी के हर इंसान की, हर मुसलमान की जानो माल की हिफाजत की गारंटी नहीं मिल जाती है, तब तक मैं अपना ये उपवास खत्म नहीं करने वाला हूँ। स्वाभाविक है, तहलका मच गया, कमेटी बन गई, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने, कोशिश की गई, तमाम लोगों से बात की गई, आते गए हर दिन। 5 दिन की बात थी केवल, ये 18 तारीख को टूट गया। रिपोर्ट करते थे आकर, बापू सबसे बात हो गई है, आप उपवास तोड़ दीजिए, अब कोई परेशान नहीं है, सब मस्जिदें खाली हो गई हैं और अब सब मुसलमान सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं। गांधी जी ने कहा, लिस्ट पढ़िए, फलां संगठन ठीक है, फलां संगठन ठीक है, इसमें असली संगठन तो नाम है ही नहीं। क्या संगठन? राजन बाबू ने कहा, क्या बाबू? अरे उन्होंने कहा, जो करा रहा है सब ये राष्ट्रीय स्वयं संघ के किसी आदमी के हस्ताक्षर इस पे नहीं है, तो जो झगड़ा करा रहे हैं अगर उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो बात तो वही रहेगी। उनका नहीं, मेरी जान की फिक्र मत करो, मेरी जान उतनी कीमती नहीं है, कीमती है इस वक्त माइनॉरिटीज़ की हिफाजत। ये भरोसा देना उनको कि ये मुल्क उनके लिए सुरक्षित है, ये वादा करना पड़ेगा। तब जाकर दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी गए और फिर आरएसएस का जो चीफ थे वहाँ के, जो वहाँ मान जाते थे, उनसे दस्तखत कराए उन्होंने, तब गांधी जी ने अपना बाप वापस लिया था। तो इसलिए जहाँ वो दौर था वहाँ सब लोगों ने, माइनॉरिटीज़ के लोग क्या करते थे, तो कांग्रेस पार्टी में नहीं गए, वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी लोग थे, हमारे तमाम उस्ताद मुनीसदा वगैरह ये सब लोग वहीं के थे, और या कम्युनिस्ट पार्टी में गए, या सोशलिस्ट पार्टी में गए, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में गए, ये बनता था। मगर 63 में डॉक्टर फरीदी का ही नहीं, तमाम मुसलमानों का ही नहीं, तमाम हम लोग तो छात्र राजनीति में थे, 18 साल की उम्र थी कहना चाहिए, 12-13 साल रहे होंगे। हमें लग रहा था कमाल है, हम तो आरएसएस के खिलाफ बचपन से हैं, लड़ते रहे हैं, ये सिखाया गया था मुझे गांधी के साथ में भी। हम अपने कस्बे में, संडीला कस्बे में
प्रचारक के इस तरह काम शुरू किया था वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी संजीले में प्रचारक थे, वाजपेयी त्रिपाठी और अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे वालिद वज़ाहत साहब भी उनकी मुखालफत करते थे, वाजपेयी त्रिपाठी की, तमाम RSS के लोगों की। और सन 63 में हमने देखा कि डॉक्टर लोहिया प्रचार कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय का। ये वो हादसा था कि जिसको कोई भी संवेदनशील, सेंसिटिव, समझदार इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और डॉक्टर फरीदी को भी लगा कि धोखा हो रहा है पहली बार में भी। हम तो प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी में थे, हम सेपरेट पार्टीज कर रहे थे और हम माइनॉरिटीज के बेहतरी की बात कर रहे थे, और यहाँ ये हो रहा है। एक तरह से सन 63 का ये जो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जनसंघ के साथ दोस्ती का सिलसिला जो सोशलिस्टों ने शुरू किया था, उसकी वजह से डॉक्टर साहब को लगा कि शायद चीज़ें गड़बड़ हो रही है। और इसलिए ये जाकर उस वक्त याद रखिएगा कि 64 तक डॉक्टर साहब बाकायदा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विधान परिषद के मेंबर थे, ये भी गौर कीजिएगा। इसलिए 68 में जब उन्होंने बनाई मुस्लिम मजलिस, तो उनके दिमाग में ये था कि उनके साथ धोखा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, उतना उन्होंने किया ही। तो जिनके साथ लगातार थे, संघर्ष में साथी थे, जिन्होंने वादा किया था उर्दू के बारे में, AMU के बारे में और इस बारे में कि जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके लिए बेहतर अवसरों की बात की जाएगी, वो सब बातें कहाँ गए। तो शिकायत उनको हुई उन लोगों से कि जो सोशलिज्म की बात करते थे, सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, उनसे परेशानी हुई। इसलिए मुस्लिम मजलिस बनी। एक बात बता दूं, लंबी बात करने का वो नहीं है, आप लोग सारी बातें हो चुकी हैं। एक ध्यान देने की बात है कि डॉक्टर फरीदी जैसे लोग जो अपने पेशे के सबसे बड़े आदमी थे, बड़े डॉक्टर, हार्ट के भी, TB के भी अच्छे इंसान। और मैंने कहा कि मैं जो 2 बार मिला था वालिद के साथ में, जब मिला था तो उन्होंने मेरे वालिद से वैसे ही बात की जैसे होता है कि गाँव का कोई आदमी आया हुआ है, उससे आज क्या है फला फला, और वो 3-4 लोगों को जानते थे। और वज़ाहत साहब और बाबूजी तो रेगुलर विजिटर थे। 2 लोग, जिनके नाम भूल रहा हूँ, 2 और लोग थे शहर के, उनसे उनका लगातार संपर्क बना हुआ था। ये ध्यान देने की बात है। और जब हम तीसरी बार मिले थे वैसे छात्र नेता, तो उन्होंने बाकायदा मुझे पहचाना। मुझे अच्छा लगा कि सदैव त्रिपाठी साथ थे, बाकी लोग साथ थे, और डॉक्टर फरीदी ने मुझे पहचाना। तुम उनके लड़के हो ना। मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया कि बड़े छात्र नेता बनते हैं सब लोग, वो डॉक्टर फरीदी मुझे पहचानते हैं जैसे। ये उनका रसूख था, ये बड़ापन था उनका। और निश्चित तौर पर ये बात सही कही गई कि तमाम हमारे नायकों को भुलाया जा रहा है। जो माफ़ी मांगता है वो वीर होता है, वो भारत रत्न होता है। और जो माफ़ी नहीं मांगते हैं, जो उसूलों पर अड़े रहते हैं, उन पर सवालिया निशान लगता है, उनकी देशभक्ति पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। और तब मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया की अकेली कौम है जिसके पास मौका था, वो चाहता तो यहाँ से जा सकता था, उसके रास्ते खुले हुए थे, उसने फैसला किया था हम यहाँ रहेंगे। अब हमारा फर्ज बनता है कि वो जो कॉल था, जो गांधी का वायदा था, गांधी की वजह से लोग नहीं गए कि यहाँ एक बुढ़ा है जो लड़ रहा है हमारे लिए। भरोसा था गांधी के क़यादत में, भरोसा था। जब गांधी की हत्या हो गई तो लोगों को थोड़ा सा हिम्मत टूटी थी। और इसलिए गांधी की हत्या के बाद तमाम कम से कम 10 साल तक RSS के लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी सिर उठाने की। गांधी का इतना जलाल साहब का, गांधी का इतना असर था लोगों पर देखने बाद। जितना जितना असर कम होता गया आज़ादी की लड़ाई के एथॉस का, उतना उतना ये ताकतें ये उठाती चली गई। और 63 का जो बताया हादसा गैर कांग्रेसवाद, उसने उसमें घी में, आग में घी डाल दिया। ये ध्यान देने की बात है। तो ये बहुत सी चीज़ें इतिहास में गलतियाँ हुई हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आखिर में बहुत संक्षेप में कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। सवाल जो उठाया परवीन ने कि यहाँ के बाद क्या, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। और मैं बिना लाग लपेट की बातें करता हूँ, बिना ये फिक्र किए हुए कि ऑडियंस से क्या रिएक्शन आएगा, फिक्र नहीं करता। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने बुरे हालात हिंदुस्तान के इस वक्त हैं, वो दौर रहा होगा पार्टीशन के वक्त का, उससे ज़्यादा बदतर हालात हो चुके हैं। बदतर ये हो चुके हैं कि पहली बार संविधान के बाद
कानून की किताबों के बाद भी मंच से खड़े होकर देश का होम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री कहता है दीमक, हम इन दीमकों को खत्म कर देंगे। घुसपैठिए, घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया कौन है? ये तमाम शब्द जो गढ़े गए वो तमाम शब्द, और सच पूछा जाए तो पिछले 14 साल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे जैसे सेकुलर जिन्हें जो लोग हैं उनके लिए भी जन्नत का जो सपना था, हिंदुस्तान बनेगा आज़ाद हिंदुस्तान में, ये करेंगे, बराबरी की बात है। संविधान बराबरी की बात करता है। संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक माइनॉरिटीज़ के हुकूक की हिफाजत की बात की गई है। संविधान के जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए बराबर हैं। कहाँ है संविधान? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या फैसले आ रहे हैं? राह चलते आदमी को आप रीच कर देंगे, कौन सी सुरक्षा है? कहाँ है? और हर बार और तो और कोई न कोई जज, कोई न कोई मजिस्ट्रेट, कोई न कोई बड़ा अफसर बयान दे देगा इस तरह के। सवाल इस बात का है कि जितना बड़ा खतरा माइनॉरिटीज़ के सामने आज है उतना बड़ा खतरा आज़ादी की वक्त में, पार्टीशन के वक्त में भी नहीं था। और तब मैं कहना चाहता हूँ एक बात, जिम्मेदारी के साथ गौर कीजिएगा। डॉक्टर फरीदी ने जो अपना 9 पॉइंट या 7 पॉइंट जो उसमें दिए हैं, उसमें पॉइंट ये भी है कि मुसलमानों को सेकुलर पार्टीज के साथ काम करना चाहिए। ये उनकी मंशा हमेशा से बनी रही थी लगातार। आज के हालात जो बने हुए हैं, इस हालात में हैं हिंदुस्तान के कुछ बड़े राजनेता लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी कोशिश सुसाइडल होगी। इसलिए होगी इस वक्त साफ साफ बटा हुआ है, या भाजपा आरएसएस के साथ हैं या उन पार्टियों के साथ हैं जो भाजपा और आरएसएस को पटखनी दे सकते हैं या उनके साथ हैं। ये फैसला करने पड़ेगा। और ये लड़ने के बाद भले ही कुछ लोग ज़्यादा लफाजी की बातें करते हुए 2-4 एमएलए मुसलमानों के जितवा रहे हैं, कहीं बिहार में, कहीं कर्नाटक में, कहीं आंध्र प्रदेश में, मगर उत्तर प्रदेश, जिस सरजमी पर उत्तर प्रदेश में आरएसएस फला फूला है, जिसकी दम पर ये ललकारते रहते हैं लोगों को लगातार हर 24 घंटे, जिसके दम पर वो खून लग गया है, लिंच करने की हिम्मत पड़ गई लोगों को, उस प्रदेश में गौर करना पड़ेगा कि कौन सा सियासी ऑर्गेनाइजेशन है जो भाजपा को हरा सकता है। ये फैसला करना पड़ेगा। जज्बाती होने की बात नहीं है कि फला बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे भाई, जिस प्रदेश में आप हो वहाँ रोको। भाजपा का आरएसएस का रथ हिंदुस्तान भर में घूम रहा है। एक बार हर प्रदेश बारी बारी से 4 तारीख को कल फैसला हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हम और आप इज्जत से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर बंगाल में भाजपा जीत जाती है तो इनका नंगा नाच देखेंगे आप। हमको अपनी को इकट्ठा होना पड़ेगा हर तरह से इनका मुकाबला करने के लिए। इसलिए परवीन जी, मैं आपकी बात को पकड़ते हुए कह रहा हूँ, रास्ता तो एक भी है कि इंडिया अलायंस जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और यूपी में इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी ही है, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसको अंतर न दिया जाए। आखिरी बात एक और कह दूं मैं आपसे, और वो ये होता क्या है, अदीब साहब ने माफ करेंगे तो अदीब साहब राज्यसभा में रह चुके हैं। अदीब साहब ऐसे पहले इंसान हैं कि जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, क्योंकि एमपी बने थे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के समर्थन से एमपी बने थे। और उससे मैं दरख्वास्त करूंगा, उनकी बड़ी आवाज़ है, उनका बड़ा असर भी है, बड़ा फोरम भी है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि न केवल मुस्लिम वोटों का, सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर एक जुट होकर नहीं लड़ेंगे, वे एक है पूरी तौर से, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, तमाम वो लोग जो आक्रामक हैं, हिंसक हैं, वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, जो लाशों की पॉलिटिक्स करते हैं, वे देख हो रहे हैं। और यहाँ बंटने की बातें हो रही हैं। इस समय कम है, केवल 10 महीने का टाइम रह गया। चुनाव में मिलकर लड़ना पड़ेगा और एक ही रास्ता है कि सब लोग मिलकर एक फैसला करें। हम आरएसएस भाजपा को किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। अगर वो हारेगी तो हम जिंदा रहेंगे, और भाजपा जीतेगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में है।
आखिरी बात। इन शब्दों के साथ चलते चलते मैं परवीन जी की एक बात का जवाब दे दूं। फर्क है चंद जी कि जिसने कहा था ये कि पॉलिटिक्स इज लास्ट रिफ्यूज ऑफ काउंटर्स, समझ लीजिए उसका मतलब क्या है कि काउंटर्स के फर्स्ट रिफ्यूज जो हैं और पेशों हैं और नौकरियां हैं इधर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी। और बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है कि वो मीर का शेर है ना कि पैदा कहाँ मिलेंगे ऐसे परागंदा तबाह लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। तो रमेश दीक्षित साहब का फिर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।